जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। चलिए देखेंगे कॉमन पेपर का मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है सरल करे, सिंपलीफाई करे। अब क्या करना है, तो अब एक बात बताओगे, ये पूरा टर्म को ए मानो तो ए स्क्वायर माइनस में इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि सर जी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार जोड़कर गुना और एक बार घटाकर अंतर लेकर गुना। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो, एक बार जोड़कर गुना और एक बार घटाकर गुना, एक बार जोड़कर गुना और एक बार घटाकर गुना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक बार इसको ए स्क्वायर पूरा का पूरा टर्म आप ए स्क्वायर मानो और इसको पूरा का पूरा बी मानो, तो देखो क्या निकल कर आता है। सर जी अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से ये a और ये b, तो a प्लस b, तो जैसे ये दोनों को प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे तो ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा। तो क्या होगा, तो दो वो बचेगा, ये 542 और 542, तो 2 542, मतलब 2 542 गुना। और क्या गुना में, तो सर a प्लस बी तो हो गया इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर आप माइनस करेंगे इस टर्म को तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये और ये प्लस हो जाएगा। तो 221 221 कितना 221 हुआ, तो 2 गो 200 सॉरी 321 हुआ, 321 है, 2 टाइम्स 321। ठीक है, अब बट्टा में क्या है सर जी, 542 गुना में 321। देखो 321 से 321 कट गया, 542 से 542 कट गया, तो यहां से क्या बचा 2 गुना में, यहां से क्या बचा 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा सर, ये तो बउआ हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कब आएगा। आपसे बेहतर नॉलेज हमारे पास तो इसका नहीं है, जब आ जाएगा तो समझ जाइए क्या ही गया है। अब ये बताओगे, बोला गया है यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात दिया गया है 3:2 है, मतलब कार अगर 3 का मिल रहा है तो बाइक हमारा जो मिलेगा वो 2 का मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ, और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, मतलब कार का मूल्य अधिक है। किससे अधिक है, तो बाइक से अधिक है। कितना अधिक है, 15,000 अधिक है, तो बाइक का मूल्य कितना ज्ञात करें। एक बात बताओ, कार रिप्रेजेंट कर रहा है 3 यूनिट और बाइक रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट, तो यहां से देखो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से कितना अधिक है। तो सर जी कार अगर 3 यूनिट का मिल रहा है तो बाइक मिल रहा है 2 का, ये कार का मूल्य यहां से 1 यूनिट अधिक नजर आ रहा है और क्वेश्चन के अनुसार 15,000 अधिक नजर आ रहा है। तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। बोलो, अधिक की तुलना किससे करेंगे, अधिक से करेंगे। तो एक की मान, ये एक यहां से यूनिट में अधिक हुआ और रियली वैल्यू में ये 15,000 अधिक हुआ। तो बोला गया बाइक की कीमत, और बाइक की कीमत है कितना, तो 2 यूनिट। एक की मान 15,000 तो 2 की मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30,000। बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 6 संख्याओं का माद मतलब होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। वो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। संख्या को जोड़िए और संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो बोला गया इनमें एक अन्य संख्या शामिल कर लेने पर 7 संख्याओं के माद एवरेज 20 हो जाती है। तो जो संख्या शामिल की गई वो संख्या कितना था। एक बात बताओगे, पुराना एवरेज का योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल होता है औसत गुना संख्या, तो 18 छक 108। ठीक है, अब 7 संख्या हो गया जिसकी औसत 20 हो गया। तो एक बात बताओगे, 20 गुना 7 सही, 7 दूनी 14, 140 हो गया। 6 संख्या जब तक था तब तक टोटल योगफल 108 था। एक संख्या बढ़ने से हमारे योगफल हो गया 140। तो बताओ जो नई संख्या आया वो कितना लेकर आया, 108 में कितना क्या जोड़ दिया जाए ताकि 140 हो जाए। मतलब 140 में से 108 को अब घटा दिया जाए, तो 140 में से 108 को घटाओगे तो कितने का अंतर आ रहा, 32 वर्ष का आ रहा।
तो जो नई संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, 32 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे, बोला गया है ए बी से 3 साल बड़ा है। अब बताओगे ए जो है बी से 3 साल बड़ा है, ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है। ए बड़ा है बी से 3 साल। अगर बी से बड़ा है तो बी का उम्र x वर्ष हुआ, तो बताओगे ए का कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो गया। बोला सी की आयु बी की से दुगनी है, तो सी की आयु जो है ना वो बी से दुगनी है, तो बी का अगर x है तो सी का 2x होगा, सी का 2x होगा। बोला गया है अब ए का उम्र क्या होगा, ए की आयु क्या होगा, यदि तीनों की उम्र का योगफल 35 दिया गया है तो तीनों को जोड़ोगे तो x, x 2x और 2x 4x प्लस में 3 और दिया गया है ये कितना बच्चे 35 दिया गया है। आप मुझे बताओगे 4x की मान अगर 3 उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 32, तो x की मान क्या हो जाएगा बच्चे 8। अगर x की मान 8 हुआ तो बोला जाता है, क्या बोला गया है, तो ए का उम्र क्या होगा, तो ए का उम्र बताओगे क्या होगा। यहां पे अगर 8 रखोगे तो 8 + 3 आपका क्या हो जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे, बोला गया एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। मानिए एक संख्या ए है और इसका 25%, तो 25%, एक बात बताओगे 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, ये हो गया। और दूसरी संख्या का अगर 30% लोगे मतलब 3/10 लोगे और इसमें 7 अधिक करोगे तो ये दोनों संख्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसको इधर ले आइए, तो a/4 और माइनस में 3b/10 बराबर में 7। अब इसको अगर एलसीएम लोगे तो नीचे में 20 आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 6 माइनस में 6b और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 20। नीचे में एलसीएम आया था हमारा कितना 20 आया था, 20 इधर जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बच्चे एक बात और बोला गया है कि संख्याओं का बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब a - b का जो अंतर है वो कितना है, तो सर जी 29 है। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। हम ऐसा चाहते हैं बच्चे, हम ऐसा चाहते हैं, सुनोगे, हम ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ 6 है b, तो यहाँ भी b क्या हो जाए 6 हो जाए, तो इसमें 6 से गुना कर दोगे, इक्वेशन 1 में अरला के रख दोगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस में 6b और 29 गुना 6 करोगे तो 9 6 के 54 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ये इक्वेशन ये हो गया। अब एक बात बताओगे, इस इक्वेशन में से इसको घटा दिया जाए, ऊपर वाला को घटाओ, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ये बड़ा है। इसको माइनस करोगे, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा। 6 में से 5 ए जाएगा तो ए बचेगा। अब बताओगे 174 में से 140 जाएगा, 4 होगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, 34। तो पहली संख्या ए की मान 34 आ गया, एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है सी में, तो कोई बात नहीं फिर भी रख लेंगे। ए की मान अगर 34 आया यहाँ रखोगे, इसको इधर करोगे, 34 में से अगर 29 जाएगा तो बी की मान कितना आ जाएगा 5। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारे आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी बच्चे का भी आंसर आ रहा है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ये भी प्रश्न क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या है, बोला कि 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है। अब 3/5 के बराबर का अर्थ समझते हो, बोला गया है 12 वर्षों में जो मूलधन जिसमें का और से लगा रहता है उसको मूलधन बोलते हैं, मतलब नीचे में आ जाता है वो, जिसमें जिस संख्या के साथ में या जिस वस्तु के साथ में का या से लगा रहेगा उसको नीचे लिखते हैं, तो ये हमारा मूलधन हुआ, मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हो गया। और जिसके बारे में बोला जाता है वो हमारा एसआई होता है, ब्याज होता है। किसके बारे में बोला, ऊपर में होता है, जिसके बारे में बोला जाता है। तो साधारण ब्याज के बारे में बोला गया तो ऊपर में हो जाएगा। एक बात बताओगे, 12 वर्षों में मूलधन का 3/5 हो जाएगा, मतलब मूलधन अगर 5 रहेगा तो ब्याज हमारा 3 हो जाएगा। तो वार्षिक
ब्याज पर दर ज्ञात करें। क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज पर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय की चर्चा होता है। तो एक बात बताओगे, ब्याज तो वहां से 3 आ गया, गुना में 100, और बताओगे और मूलधन कितना आ जाएगा सर, 5 आएगा, और समय 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो 5% रहेगा। बच्चे अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि मूलधन मानिए P रुपया है, तो आप जानते हैं साधारण ब्याज की फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर, दर मुझे निकालना है तो R मानो, और बट्टा में 100 होता है, यही ब्याज है। और बोला गया है कि ब्याज जो हमारा मूलधन के 3/5 हो जाता था, मूलधन P है, P का ही 3/5। तो बताओगे P से तो P कट गया हमारा, ठीक है, और इससे ये काटोगे तो ये 4 होगा, 4 से काटोगे ये 25 होगा, 25 से काटोगे 5 होगा, 5 उधर जाएगा तो R की मान 5%। तो आप ऐसे या तो ऐसे दोनों तरीका में से किसी भी तरीका को अपना सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए आगे समझने का प्रयास करोगे। बोला गया है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगनी है। समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है बोला जाता है, अब इसकी आधार से इसकी ऊंचाई दुगना है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। एक बात बताओगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो समानांतर चतुर्भुज जो भी है, ये है समानांतर चतुर्भुज, तो ये अगर आधार हुआ, अगर ऊंचाई ये हुआ, ये अगर ऊंचाई x हुआ, तो इसकी आधार जो होगा वो 2x होगा। आधार क्या होगा, तो 2x होगा। बोला गया है ऊंचाई से दुगना आधार है, तो आप जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, दिया क्षेत्रफल। तो एक बात बताओगे, आधार 2x हो गया और ऊंचाई x हो गया, यही क्षेत्रफल होगा, और है कितना 392। एक बात बताओ, 2 से काटोगे इसको अगर, तो 2 से काटोगे तो सर जी ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, x गुना x, x स्क्वायर बराबर में 196, तो x की मान हो जाएगा 14। आप जानते हैं ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। तो बोला गया इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसकी ऊंचाई x माने थे और x की मान आपका कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। बहुत बढ़िया बउआ, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। एक बात बताओगे, बोला गया एक वृत्ताकार रास्ता बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 2a और b है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखोगे अगर एक वृत्ताकार है और इससे एक बाहर की ओर वृत्त बना है, तो इसको कहते हैं हम लोग वलय, 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 रिंग जैसा है। रिंग का क्षेत्रफल ये हो गया बड़ी आर और ये हो गया छोटी आर, ठीक है। तो इसकी क्षेत्रफल जो होता है वो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर होता है। लेकिन बड़ी आर के जगह पे बोला गया है कि बाह्य त्रिज्या को बड़ी आर बोलते हैं और आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस को छोटी आर बोलते हैं। एक बात बताओगे, बड़ी त्रिज्या कितना है, बाह्य त्रिज्या 2a है, तो पाई तो रहेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, छोटी त्रिज्या b स्क्वायर हो गया। हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारी आंसर बच्चे कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यही आपका कॉमन पेपर का मैथ्स समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डैश से बंबई को ग्रहण किया गया। यानी यहां बंबई जो है ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास कहां से आया, ये एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला था चार्ल्स द्वितीय से। ये जगह फिलअप होगा कौन सा, सी, चार्ल्स द्वितीय। यहां पर 2-3 पॉइंटों को याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर ब्रिटेनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये चार्ल्स द्वितीय से बंबई लेती है। यहां इस बात को ध्यान रखना है कि बंबई सबसे पहले किसके पास था, बंबई सबसे पहले पुर्तगाली के पास था, ठीक है, पुर्तगाली के पास था। 1661 ईस्वी में हुआ क्या था एक्चुअली में कि ये जो चार्ल्स द्वितीय हैं
चार्ल्स सेकेंड, इनका विवाह हुआ था किसके साथ? कैथरीन। कौन थी ये? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। तो उस कंडीशन में पुर्तगाली ने ब्रिटेन को या अंग्रेज को, ब्रिटेन को मुंबई उपहार के रूप में दिया था, मुंबई प्रदान किया था। तो मुंबई चला आया ब्रिटेन के पास। राजा उस समय थे चार्ल्स द्वितीय। अब चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ठीक है, कि आप इतना हमें इनकम दो साल में और आप इसका व्यापार करो, इसमें जो भी करना है करो। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या निकला? सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई चार्ल्स द्वितीय ने दिया। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई कहां से मिला? पुर्तगाली से मिला, ठीक है, विवाह के उपरांत मिला, उपहार के रूप में, जो भी उसको कहा जाए, ठीक। तो 31 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी, ठीक है। अरे भाई क्यों लड़ाई कर रहे हैं मेरे दोस्त? सेट नंबर 32 ही है, ठीक है। सेट जो सेट आपके पास है ना, वो 32 नंबर सेट ही आज होगा, ठीक है, मतलब हुआ है, जो भी हो। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश से किस शहर पर कब्जा कर लिया गया था? 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को, कोलकाता उस समय था ना, एक्चुअली में कलकत्ता था वो, ब्रिटिश से वो कोलकाता अपने पास रख लिया, ठीक है। और इस कोलकाता का नाम सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया था अलीनगर, अलीनगर दिया गया था, ठीक है, सिराजुद्दौला का नाम। यहां एक बात और ध्यान रखना है कि इसी टाइम पर 1756 के जून वगैरह में, जून में एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल, काली कोठरी की घटना इसको कहते हैं, काली कोठरी की घटना, ठीक है। इस की चर्चा हालबेल नाम के इतिहासकार ने की है। हालबेल ने इसके बारे में बताया, और क्या बताया था कि ब्लैक होल की घटना में क्या था कि सिराजुद्दौला के द्वारा लगभग 146 अंग्रेज को, 146 जो अंग्रेज थे, इनको एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, छोटी कोठरी में। और बाद में क्या हुआ था, मात्र 23 अंग्रेज ही बच के उससे निकले थे, बाद बाकी मर गए थे, बचे थे, ठीक है। तो ये घटना जो है, ये आपके पास ब्लैक होल की घटना उसी टाइम पे घटित हुई थी। तो एक तो ये बात याद रखना है। तीसरी बात यह है कि 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी, पलासी का युद्ध, और ये जो युद्ध था इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। और इसमें मीर जाफर जो था, मीर जाफर जो नवाब का सेनापति था, नवाब का सेनापति, इसने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, ये अंग्रेज की तरफ मिल गया था, इसीलिए हार हुई थी, अंग्रेज की ओर मिल गया। इसमें एक तरफ पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, दूसरी तरफ कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। तो इस तरह से करेक्ट जो आंसर हमारे पास यहां कलकत्ता निकलता है, जो सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों से ले लिया गया था, वो कलकत्ता था। 1757 में सिराजुद्दौला की हार हुई, उसके बाद मीर जाफर नवाब बना, और एक तरह से कलकत्ता पर मीर जाफर नहीं बल्कि अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। 32 का करेक्ट आंसर है सी, 32 का करेक्ट आंसर जो है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? अगर मैं बताऊं आपको 1857 से, तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी, बंगाल, ठीक है, 34th 34वीं रेजिमेंट, सिपाही कौन? मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 का दिन, मंगल पांडे, इसने लेफ्टिनेंट बाग
और मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। सार्जेंट की हत्या की शुरुआत यहां से हुई। और बैरकपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर तब कौन था? कमांडिंग ऑफिसर हेड से था, हेड से। तो शुरुआत तो एक्चुअली में यहीं से होगी अगर देखा जाएगा तो। अच्छा एक बात और, 1857 का प्रथम शहीद कौन कहलाया? प्रथम शहीद कौन कहलाता है? तो ये मंगल पांडे को कहा जाता है, मंगल पांडे को कहा जाता है। ठीक है, 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन? सरकारी इतिहासकार एसएन सेन, एसएन सेन। इनके द्वारा 1857 पुस्तक लिखी गई, जो पुस्तक इन्होंने बुक लिखी उसका नाम है सिंपल में 1857। ठीक है, 1857 पुस्तक का नाम ही केवल है। इतनी बात है। शुरुआत तो मंगल पांडे ने की, लेकिन मंगल पांडे का ऑप्शन में जरा देखें तो कहीं कोई नहीं चर्चा है। तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा उसके बाद कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये शुरुआत नहीं थी, पहली घटना। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये नहीं थी। लखनऊ का नेतृत्व होना भी चाहिए, पहली बात ये। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, इसको हम मान सकते हैं। हालांकि 10 मई को मेरठ में था, 10 मई मेरठ और 11 मई जो है दिल्ली पहुंचना हुआ था, इनके लाल किले पे पहुंचना। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पहली घटना है, ये वैसे तो मंगल पांडे की घटना आएगी। इसके हिसाब से अगर देखें तो करेक्ट आंसर तो ही होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि जो ये मंगल पांडे वाली घटना थी 29 मार्च को थी, बीच में सारा कुछ ये रुक गया था। ठीक है, अप्रैल तक कुछ नहीं हुआ, फिर मई से इसकी दूसरी फेज की शुरुआत हुई। तो मई वाला फेज अगर देखेंगे तब यहां पर आंसर सी निकल के आ जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। दृष्टिकोण क्या है, सेट करने वाले ने क्या सेट किया है, उसके हिसाब से आंसर आ सकता है। ठीक है, 1857 वाला करेक्ट आंसर यहां पे क्या लगेगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, नॉलेज आपको पूरा रखना होगा। ठीक, ये पूरी बात याद रहेगी और ये पूरी बात आपको याद रहनी चाहिए कि सेकेंड फेज जो शुरू हुआ था 1857 का, वो 10 मई को हुआ और 11 मई से जो है उसकी शुरुआत विधिवत रूप से हुई 1857 के विद्रोह की। तो करेक्ट आंसर हम सी लगा सकते हैं। ठीक है, सी। तो 33 का मुख्य रूप से आप सी आंसर लगाएं, 33 का सी सेकेंड फेज, क्योंकि ये तो हो के फिर रुक गया था, तो ओरिजिनल हम यहीं से मानेंगे 10 मई के बाद 11 मई से। ठीक, 33 का सी। 34 पे आइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 1916 के लखनऊ समझौते के विषय में कौन सा कथन सही है? 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इसमें समझौते में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको याद रखना है, विरोध किया था। ठीक है, 3 पॉइंट तो बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब यह कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए 16 के लखनऊ समझौते के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, यह समझौता हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग इकाई मानकर किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है, दोनों को अलग अलग इकाई मान के किया गया था। यह माना गया कि एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुस्लिम है, ये दोनों अपने अपने उद्देश्य को जोड़ेंगे और जोड़कर संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को
अंग्रेजों से मनवाएंगे, अंग्रेजों से मनवाएंगे। ये एक्चुअली में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसका मेन सेंट्रल पॉइंट ये था। इसमें हिंदू एक अलग इकाई, मुस्लिम एक अलग इकाई, और इसके तहत जो है ये काम किया जा रहा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है। यह समझौता हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग इकाई मानकर, नहीं तो गलत हो ही गया था, तो नहीं तो इस समझौते के द्वारा लीग की पाकिस्तान की मांग को मान ली भी गलत है। तो कहने का मतलब ए आंसर इसका सही हो गया। करेक्ट आंसर 34 का क्या आया? ए। 34 का करेक्ट जो आंसर आया वो आपके पास क्या आया? ए आया। ठीक है, ए आया। 34 का करेक्ट आंसर ए आया। सर कॉमन पेपर का ऑफलाइन क्लास मिलेगा सेंटर पे? बिल्कुल मिलता है। कॉमन पेपर जो है इसका ऑफलाइन क्लास होता है आलोक जी, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, आपको क्लास मिल जाएगी। कांटेक्ट कीजिए, क्लास मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाले, पाने वाले जो क्रांतिकारी थे वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। करेक्ट आंसर क्या निकला? ए, खुदीराम बोस। इन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड कौन था ये? तो मुजफ्फरपुर का जज था। किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। मारने की प्लानिंग थी, अनफॉर्चुनेटली बच गया वो, किसी और को लग गया। एक ब्रिटिश लेडी जिसमें मर गई। ठीक है, किंग्सफोर्ड। ठीक है, बम फेंका था इन्होंने। प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। ठीक। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये तीन लोगों को 31 मार्च 1931 कहां? लाहौर में, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो कुल मिला के कंक्लूजन, ये अगला क्वेश्चन कैसा आता है कि भगत सिंह के साथ फांसी पाने वाले दो क्रांतिकारी कौन थे? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फड़ाइजी मूवमेंट ये 1838 से 1857 तक चला था। कृषकों के अगेंस्ट था ये। फड़ाइजी सरायतुल्ला के नेतृत्व में। बी पॉइंट है। और ध्यान रखिएगा, सरायतुल्ला के बाद दद्दू मियां ने इसको आगे बढ़ाया था। दद्दू मियां। ठीक है, तो सरायतुल्ला और दद्दू मियां दोनों का संबंध फड़ाइजी मूवमेंट से होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब उनके शिष्य कहें, भक्त कहें, उनको क्या नाम दिया जाता है? अनुयायी। तो उनको फड़ाजी कहा जाता है। फड़ाजी कहा जाता है। बात कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा ये देखना है। ठीक। दूसरा, अगर बहावी मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये 1830 से 1860 तक चला। बहुत लंबा, लगभग 30 साल। बहावी मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत की गई थी अरब के अब्दुल बहाव के द्वारा। अब्दुल बहाव उनके द्वारा एक्चुअली में शुरू की गई थी। भारत में अगर देखें अगर इसको, तो सर सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में यह शुरू किया गया था। बरेलवी के नेतृत्व में। ठीक, क्या भारत में नेतृत्व में यह शुरू किया गया था। पटना इसका मुख्य केंद्र था। पटना
1830 के आसपास इसका मुख्य केंद्र था। जैसा इस्लाम धर्म है वैसा ही फिर स्थापित करना और मुस्लिमों को उसी के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, यह वहाबी मूवमेंट का उद्देश्य था। तो डी हो गया इसमें सैयद अहमद, सर सैयद अहमद बरेलवी भारत में, अरब के बहदुल वहाब। अब आता है पागलपंथी मूवमेंट। ये पागलपंथी मूवमेंट करम शाह के नेतृत्व में चलाया गया था। थर्ड का आपके पास ए आया ऑप्शन, करम शाह के नेतृत्व में। और ये जो है मुख्य रूप से चला था 1840 से 1850, ठीक है। ये इसमें से सत्य, अहिंसा, इस प्रकार के चीजों पर, धर्म का पालन, ये कुछ ऐसी व्यवस्था थी जो इस आंदोलन का मुख्य पॉइंट थी। कुल मिला के कहें तो ये अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, अर्ध धार्मिक प्रकृति का ये आंदोलन था, ठीक है। ये कौन? पागलपंथी, करम शाह के नेतृत्व में, ठीक है। ये हो गया। कूका मूवमेंट, ये पंजाब में भगत जवाहरमल के नेतृत्व में चला था। बाद में ध्यान रखिएगा कि कूका मूवमेंट में भगत जवाहरमल के बाद दूसरे नंबर पे आए थे बाबा राम सिंह कूका। राम सिंह कूका, दो व्यक्ति ने इसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर निकला बीडीएसी, बीडीएसी यानी सी, सी इसका करेक्ट आंसर है, बीडीएसी, बीडीएसी 36 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 37। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आरंभ किसने किया? डलहौजी ने किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य, पहला क्वेश्चन ये, तो वो था सतारा। 1848 में उसको शामिल कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा। फिर संभलपुर, ठीक है। इस प्रकार के राज्य जो थे इनको शामिल किया गया। दो को याद रखना है, अवध को शामिल किया कुशासन का आरोप लगाकर, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को। और सिक्किम को शामिल किया गया था जिस पर आरोप था कि दो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेवियर के आधार पे, मिसबिहेवियर के आधार पर सिक्किम को शामिल किया गया, आधार पर सिक्किम को शामिल किया गया। ये था डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। वेलेजली जो था, वेलेजली इसका था सहायक संधि, सहायक संधि। और सहायक संधि पर जो प्रथम राज्य था, प्रथम राज्य वो था हैदराबाद। हैदराबाद प्रथम राज्य था, हैदराबाद के निजाम ने इस पे साइन किया था और सहायक संधि इसकी वेलेजली की थी, ठीक है। कर्जन की जहां तक बात है तो इसके समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप याद रखेंगे। बंगाल विभाजन सबसे अलोकप्रिय वायसराय में से एक था ये, 16 अक्टूबर 1905, ठीक। बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम पर हुआ था, ठीक ना। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। डलहौजी वाले में कुछ और बात अगर याद रखेंगे तो इसके समय में वुड डिस्पैच भी आया था, डिस्पैच, वुड डिस्पैच। इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, लोक निर्माण विभाग। पहली बार डाक व्यवस्था शुरू हुई, डाक विभाग इसी के टाइम पर आया था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो की गई थी। वेलेजली पे एक पॉइंट की इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की थी, कॉलेज की सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर इसको फिर दोबारा बंद कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से करेक्ट जो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था? डलहौजी का। 37 का करेक्ट आंसर सी, 30 का करेक्ट आंसर सी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इन्होंने ध्वज फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से इसको जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से इसको जानते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है।
और ये कब, तो भारत क्या है, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? किस आंदोलन में होना चाहिए, एक्चुअली कहां का ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आंदोलन की बात अगर करें तो वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने ये ध्वज फहराया था। क्वेश्चन में कहां की जगह कुछ और शब्द होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन कुछ और है, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है। तो 38 का जो है करेक्ट आंसर आपके पास आया बी। 38 का करेक्ट आंसर बी आया, बी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, इस आंदोलन में बिहार के समाजवादी ने काफी योगदान था। बिहार के समाजवादी ने काफी योगदान दिया था। बिहार के समाजवादियों ने, जैसे इसमें जयप्रकाश नारायण एक थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से दीपावली के दिन भाग निकले थे और फिर इन्होंने आजाद दस्ता का गठन कहां, नेपाल में किया था। इसी आंदोलन में उषा मेहता ने भूमिगत रहकर रेडियो संचालन किया था। अरुणा आसफ अली का नाम आ ही गया, ठीक है। ये तो इस प्रकार से, अच्छा, ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये हिंसक और अहिंसक दोनों था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंसा को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में स्वीकार कर लिया था कि उसके बिना जो है अंग्रेजों को भगाना मुश्किल होगा, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया बी। 38 का करेक्ट आंसर आ रहा है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। मैथ हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? कीर्ति पहल खेल मंत्रालय की पहल है। कीर्ति पहल क्या कहता है कि पूरे भारत से कुछ महत्वपूर्ण खेल में, जैसे मान लो कि 10 खेल है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, इन सभी खेलों में से कुछ खिलाड़ियों को चुनकर और उसे उच्च प्रशिक्षण देने की शुरुआत एक्चुअली में की जाएगी। यही कीर्ति पहल है, खेल मंत्रालय, ठीक है। खेल मंत्रालय के तहत ये कीर्ति पहल को शुरू किया गया है। कीर्ति पहल को खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए यह खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कीर्ति पहल। केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई 2024 को। 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया गया। उससे पहले जो फरवरी के टाइम पर हुआ था वो अंतरिम बजट था, क्योंकि सरकार जब अंतिम वर्ष में होती है तो वो अंतरिम बजट ही पेश कर सकती है, अंतिम नहीं कर सकती है। जब सरकार नई बन गई तो फिर उसने 23 जुलाई को अपना अंतिम बजट पेश किया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, जो ये इंडिया प्लस में फ्रांस दोनों के सहयोग से, दोनों के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंडियन सोलर अलायंसेस का इसका 100वां सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे बना है। पराग्वे इसका कौन सा मेंबर? 100th मेंबर है, ठीक है। करेक्ट आंसर 49 का क्या हो गया? सी। पराग्वे जो है इसका 100th मेंबर बना है। मोदी मंत्रिमंडल 24 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? काउंट करके आप लोग देख लेंगे। कुल मिला के 7 महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण को तो हम लोग जानते हैं जो वित्त मंत्री है सबसे टॉप पे, उसके बाद 6 और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है 2024 में, ठीक है, जो नया मंत्रिमंडल बना है। इसमें डीआरडीओ ने हाल में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम। हवा से जमीन पर या सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम। 51 का करेक्ट आंसर है बी। बी जो है 51 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? 3 देशों ने दिया था, जर्मनी, इटली ये रहा, और ग्रीस। ये जर्मनी, ग्रीस और इटली, इसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। तीनों जो है ये यूरोपीय देश हैं। फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया। जब से ये लड़ाई हुई तब से कई सारे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देना शुरू किया है। यूरोप से जर्मनी, ग्रीस और इटली थे। 52 का करेक्ट आंसर सी।
13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? चाबहार बंदरगाह। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। चाबहार बंदरगाह 10 वर्ष के लिए ईरान ने भारत को सौंपा है अनुबंध। सितवे बंदरगाह कहां है? सितवे बंदरगाह है म्यांमार में, ध्यान रखिएगा, म्यांमार, ये भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्वादर बंदरगाह कहां है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान इलाके में। ये मुख्य रूप से पाकिस्तान याद रखना है। ग्वादर बंदरगाह कहां है? पाकिस्तान में है, ठीक है। ईरान में ये चाबहार बंदरगाह हो गया। ईरान। हम्बनटोटा श्रीलंका। हम्बनटोटा ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार चर्चा में आएंगे क्योंकि ये सब भारत के निकट का ये सब बंदरगाह है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहां किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। 54 का करेक्ट आंसर सी। सी 54 का करेक्ट आंसर सी। फिफ्टी टू का आंसर ए है। एक मिनट देख लेते हैं 52 क्या था क्वेश्चन। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? 52। एक सेकेंड। हमारे हिसाब से तो सी ही आंसर होना चाहिए 52 का। 52 का जो आंसर है तो सी ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, इसको एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक। 54 का जो आंसर था तमिलनाडु था, परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन। 55 प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? 1973 में। और क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था कि जो टाइगर है उसको रिजर्व रखना है, संख्या को बचाना है। कैसे? शिकार से बचाने के लिए, ठीक है, शिकार से बचाने के लिए, बाघ मारने के लिए। फालतू वाला ऑप्शन है ये भी, दोनों इसमें हो सकता है, ठीक है। दोनों तो एक ही चीज है, ये दोनों तो एक ही बात है। बाघ मारने, बाघ को शिकार से बचाने के लिए। बाघ मारने मतलब ही नेगेटिव, गलत, ठीक है। बी लगाइए आंसर। बाघ को शिकार से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ठीक है। अच्छा एक बात और, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? एलिफेंट ये 1992 में लाया गया। एक बात और ध्यान रखना है, एलिफेंट क्या है? भारत का विरासत पशु है, विरासत पशु है। कौन? एलिफेंट, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, ध्यान रखना है ये। और भारत का विरासत पशु हाथी को कहा गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में आया था। 55 का करेक्ट आंसर बी, बी, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा, पिंक यादव, एक बार हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल बता देंगे वो। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? ठीक है, यहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियन है। देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है किस लाइन को? तो देशांतर लाइन से ये फिक्स होता है। देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई है, इसकी कुल संख्या अगर देखें आप, कुल संख्या तो पूरब और पश्चिम मिलाकर 180 180, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 360, तो और एक बीच का तो 361, 361 देशांतर रेखा है, ठीक है। इसमें से जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर, ये प्राइम मेरिडियन कहलाता है। प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये कहां से गुजरती है? ये लंदन के या ब्रिटेन कहें कि ग्रीन बीच नाम की जगह से गुजरती है, ग्रीन बीच से गुजरती है। और इसी को स्टैंडर्डाइजेशन माना जाता है, लिया जाता है, ठीक है। और हमारा जो लिया गया है इस तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का, वो 8230 डिग्री पूर्व लिया गया है। करेक्ट आंसर सी है। और ये कहां से गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज कहेंगे। प्रयागराज के एक छोटे से जगह नजदीक में है नैनी, वहां से एक्चुअली में गुजरती है ये, ठीक है।
और यहीं से टाइम को डिसाइड किया जाता है हमारे देश में, ठीक। और ये भी ध्यान रखिए कि ग्रीनविच से हमारा जो समय है वो 5.3 आवर्स 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है, आगे चलता है। देशांतर रेखा के बारे में एक और बात याद रखना है कि प्रत्येक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसा अक्षांश नहीं करती है, अक्षांश भागों में बांटती है। केवल इक्वेटर वाली जो लाइन है अक्षांश की, इक्वेटर पे वही केवल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन देशांतर प्रत्येक जो होगी वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। 56 का करेक्ट आंसर आपके पास सी। 56 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? सी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 57। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योग। चाइना से काफी अधिक मात्रा में हम कोकिंग कोयला का आयात करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कोकिंग कोयला का निर्माण किससे होता है? तो बिटुमिनस प्रकार के कोयले से होता है। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है, इससे मुख्य रूप से निर्माण होता है किसका? कोकिंग कोल का। और भारत के गोंडवाना क्षेत्र में इसी प्रकार का कोयला मिलता है। यह भी ध्यान रखना है, का कोयला मिलता है। और कितना है ये? भारत के कुल कोयले का 98% कहां है? गोंडवाना में है। फिर भी हमें आयात करने की जरूरत पड़ती है, अब समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र में? सबसे अधिक कोयला कौन सा क्षेत्र खपत कर लेता है? थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयले से बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट में खपत होता है लगभग 84% टोटल प्रोडक्शन का कहां होता है? ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में होता है। सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य? सबसे अधिक उत्पादन जो है कोयले का, वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर 57 का निकल के आया सी। 57 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य। करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये मैकाले पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, निकलती है। और इन दोनों श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर कहां? पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती है। अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गिरती है। नर्मदा के द्वारा क्या होता है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी किया जाता है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी होता है, जलप्रपात का। ठीक है, तो इस तरह से नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य से बहती है। और एक बात और, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य से जो नदी बहती है, ये नदी आपकी तापी है। तापी ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, तो ये जो तापी है ये बहती है सतपुड़ा और अजंता के मध्य, और सतपुड़ा और विंध्य के मध्य जो बहती है वो आपके पास होती है नर्मदा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 58 का निकला ए। करेक्ट आंसर 58 का निकला ए। आइए 59 पे। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? देखिए, कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आप ये याद रखेंगे, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अरुणाचल प्रदेश में दहांग, तवांग, लोहित
ये सारी परियोजना है, ठीक है, ये सारी परियोजना है। मेघालय में कड़दम कुलाई जो है जल विद्युत परियोजना, ये मेघालय में है, ठीक है। यहां एक मिजोरम का भी आप याद रखेंगे, मिजोरम तुझबाई जल विद्युत परियोजना जो है मिजोरम में है। झारखंड की बात अगर की जाए तो झारखंड में मयूराक्षी नदी पर एक है मयूराक्षी परियोजना और एक है स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी, टाटा जहां शहर बसा हुआ है जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, झारखंड में ये हो गया। बंगाल की बात करें तो सबसे फेमस और सबसे भारत का पुराना दामोदर नदी घाटी परियोजना, डीवीसी कहते हैं इसको, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये कहां है? तो ये बंगाल में है, ठीक है। इस प्रकार से कई परियोजनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। मेघालय में करदम कुलाई है, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की इस पे संभावना होती है। 59 का करेक्ट आंसर आपके पास निकला कालपोंग, कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 60 पे आइए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर सम्मिलित हैं? गोल्डन ट्रायंगल में 3 शहरों को लिया गया है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। तो दिल्ली, जयपुर और आगरा जो है ये फर्स्ट ही ऑप्शन है, आगरा, दिल्ली, जयपुर, इन 3 को जो है गोल्डन ट्रायंगल के रूप में लिया गया है। तीनों फेमस शहर हैं और टूरिस्ट यहां काफी अधिक आते हैं, ठीक है, इसलिए भारतीय पर्यटन के रूप में स्वर्ण त्रिभुज के रूप में इसको शामिल किया गया है। 60 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए, करेक्ट आंसर 60 का है ए। 61 क्या है? अब यहां पर आदिवासी और उसकी स्थिति को मिलाना है। देखिए जरा, भील राजस्थान की है, भील नंबर 2 कीजिए, राजस्थान की, और यहां में राजस्थान में मीना भी है, ठीक है, मीना। गोंड जो है छत्तीसगढ़ में 3 नंबर, छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति भी पाई जाती है, कोरवा जिस पे अधिक क्वेश्चन आता है। लिम्बूस जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम में है। कोन्याक जनजाति नागालैंड की है, ठीक है, मेघालय और नागालैंड में कोन्याक जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2 3 4 1 2 3 4 करेक्ट आंसर ए निकल के आया, ए जो है करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं देखूं और भी कुछ जनजाति के बारे में, तो यहां पे अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में संथाल मुख्य रूप से, मुंडा, हो, उरांव, ये सारी जनजाति हो गई झारखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में भोटिया, उत्तराखंड तथा यूपी में साथ साथ अगर देखें तो थारू, ये भी, तमिलनाडु टोडा, इस प्रकार की जनजाति जो है ये पाई जाती है, ठीक है। 61 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए, ए जो है 61 का करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन नागपुर, ये आप याद रखेंगे, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है, जो पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार से नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करके पर्यावरण को बचाने का काम किया जाए और पर्यावरण में कैसे इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो, इसको लेकर ये संस्था काम करती है। 62 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एनर्जी की यूनिट कई होती है, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो इसकी एक यूनिट जूल होती है एसआई में, ठीक, अर्ग होती है सीजीएस में, अदर यूनिट एक कैलोरी भी होती है, ठीक है, अदर यूनिट एक होती है कैलोरी। एक कैलोरी में 4184 जूल होता है, ये एक रिलेशन है, ठीक, ये याद रखिएगा। और एक जूल में 10 to the power 7 अर्ग होता है,
ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दो रिलेशन है। लेकिन मानव शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकता है इसको मापने के लिए जिस इकाई का हम इस्तेमाल करते हैं वो कैलोरी होता है। करेक्ट आंसर है सी। हम अर्ग और जूल में अपनी एनर्जी को नहीं मापते, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना शरीर में चला गया। करेक्ट आंसर है कैलोरी। कैलोरी में इसको मापा जाता है। ठीक, यहां ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें से एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो एनर्जी है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा, इसको मुख्य रूप से दो भाग में बांट के देखा जाता है, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। काइनेटिक हाफ mv², पोटेंशियल mgh। ठीक है, ये किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें जल जहां सिंचित रहता है, बड़े बड़े डैम बना के जल को जो स्टोर किया जाता है, उसमें कौन सी एनर्जी सीमित रहती है? तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है। जहां जल सिंचित होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के किस रूप के ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनती है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी आंसर लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा तो भी सही हो सकता है, क्योंकि पानी जब चलेगा तभी वो टरबाइन पे गिरेगा और बिजली बनेगी। तो काइनेटिक भी होगा, क्योंकि काइनेटिक वाले में क्या होता है, किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा, ये कहलाता है एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये ध्यान रखना है। 63 का करेक्ट आंसर 63 का आया सी। आइए 64 पे, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण। देखिए, अगर कोई वस्तु रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, रोटेशन अगर होता है इसको घूर्णन कहते हैं, तो एक एक्सिस के थ्रू होता है। अपने एक्सिस पर जब घूर्णन करती है तो इस घूर्णन को डिफाइन करने के लिए जो साइंस में कंसेप्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, बल आघूर्ण, ठीक है, टॉर्क कहा जाता है। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लगाते हैं R×F, है ना, ये होता है। या फिर इसको हम RF sin थीटा लिखते हैं टॉर्क को। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं टॉर्क को। अब यहाँ पे टॉर्क की SI यूनिट क्या बन जाएगी? SI यूनिट न्यूटन और R का मीटर, न्यूटन मीटर, ये बन जाएगी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब अगर क्या हो कि एक बर्तन हो और इसमें लिक्विड हो और इसमें किसी ऐसी चीज को आप डाल दें, दो रोटेट कर रही हो, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन से, बॉल को स्पिन करवा दिया, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे बन जाता है ऊपर की ओर रोटेशन की वजह से, और फिर धीरे धीरे फिर वो सीधा होकर ऐसे चलने लगता है। ठीक, ये तो इस प्रकार से जो वाटर का रोटेशन हुआ, इस वाटर का जो मूवमेंट चेंज हुआ, पाथ चेंज हुआ, इस बॉल के रोटेट करने से, एक्सिस पर घूमने से, इसको सबसे पहली बार जिसने डिफाइन किया, जिसने समझाया, वो मैग्नस नाम का एक वैज्ञानिक था। इसी को मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जब किसी द्रव में, किसी वस्तु में रोटेशन हो तो उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, किसके द्वारा? तो मैग्नस प्रभाव के द्वारा उसको समझा जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो करेक्ट आंसर 64 का क्या निकला? बी। करेक्ट आंसर 64 का निकला बी। ठीक है, आइए, और इससे अगर कोई चीज घूम रही हो तो टॉर्क लगेगा उस पे, जैसे पंखा घूमता है उस पे टॉर्क लगता है। ठीक है, लेकिन जब कोई वस्तु सीधी सड़क पे चल रही हो तो उस पे मात्र एक फोर्स से बात बन जाती है कि हमने वस्तु पे बल लगाया, वस्तु चलने लगी, केवल फोर्स। लेकिन जब वही वस्तु को घुमाना हो किसी एक्सिस के थ्रू तो बल नहीं बल्कि टॉर्क, बल नहीं बल्कि टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65।
तार की लंबाई दुगनी करने पर एम मीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? एक्चुअली में आम मीटर क्या होता है? टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू को मेजर करने वाला एक्चुअली में क्या होता है? आम मीटर होता है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब कह रहा है कि तार की लंबाई दुगनी करने पर, एक बात आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वायर में, वो लेंथ ऑफ वायर तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तार की लंबाई जितनी बढ़ेगी एकदम उसी के रेशियो में आर भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तार की लंबाई दुगनी हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि आर भी दुगना हो गया, आर भी हो गया दुगना, आर हो गया दुगना। अब बात को समझिए, तार की लंबाई क्वेश्चन में दुगनी कह रहा है तो आर दुगना हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसको आप कांस्टेंट मान के चलें कि पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट पोटेंशियल है तो ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर 1/i या i 1/r, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब r को अगर दुगना कर दिया जा रहा है तो ये प्रोपोर्शनल कब रहेगा? जब i को हाफ करेंगे। r को दुगना करने का मतलब हुआ कि इसको हाफ करेंगे, ये यहां जाएगा इंटू 2 से 2 कट गया, फिर वही इक्वेशन बच गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि करंट हमारी क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। तो आ मीटर में जो करंट मापी जाएगी वो आधी करंट मापी जाएगी। इट रिड्यूसेस टू हाफ, यह आधी रह जाती है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया? V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहते हैं इसको? ओम्स लॉ, ओम के नियम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टेंस जो है तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति क्या है? पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस होगा क्योंकि सबसे बेस्ट कंडक्टर वो होता है। करेक्ट आंसर निकल के आया बी। 65 का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 66। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, मुख्य रूप से ये होता है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है। क्लोरीन होता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? तो CaOH2। ठीक, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम या इसको बुझा चूना कहा जाता है। बुझा चूना। ठीक, स्लैग्ड लाइम, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई जाती है, क्लोरीन गैस, तब आपके पास बन के आता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन गैस को जब ड्राई स्लैग्ड लाइम के ऊपर डाला जाएगा तब जाके ब्लीचिंग पाउडर आएगा। और इस ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में होगा, यानी पानी में कीटाणुओं को मारने में, ताकि उसके बाद क्या हो जाए? वो पीने लायक पानी हो जाए, पीने लायक हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये, फैक्ट्री वगैरह में, कपड़े के फैक्ट्री में इसका काफी उपयोग होता है। कपड़े के फैक्ट्री में जब कपड़ा तैयार होता है तो उसमें इसका कपड़े में ही इसको डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, ताकि इसमें कीटाणु वगैरह ना लगे, बैक्टीरिया इसको बर्बाद ना करे। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आया 66 का बी, क्लोरीन। करेक्ट आंसर निकला 66 का बी यानी क्लोरीन। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। CO2 के बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है। यह एक रैखिक वैद्युत, एक सेकंड, इट इज अ लीनियर इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल, तो गलत है। इलेक्ट्रोवैलेंट किसको कहते हैं? आयोनिक को। आयोनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये जो CO2 है इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सहसंयोजी जिसको हम कहते हैं, संयोजी। ठीक है ना, वैद्युत संयोजी नहीं होता है। तो एक पॉइंट तो ये गलत हो गया। यह जल, एथनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं है, ये भी पॉइंट गलत है। ये घुलनशील होता है। ठीक है, इसमें मिक्स हो जाता है, जल में, एथनॉल में, एसीटोन में।
जल वगैरह में घुल के ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। जल में CO2 घुल के कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट है कि CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट है 67 का सी, ये 100% सही है कि CO2 के ठोस रूप को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा कि जल के साथ CO2 रिएक्शन कर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक। ये हो गया, ये याद रखिएगा। तो 67 का करेक्ट आंसर निकला सी। 1 और 2 इसमें क्या है, गलत है, ए और बी गलत है, 67 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन सेल्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, कह रहा है कि ग्लूकोज के टूटने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो यहां देखिए C6H12O6, इसी से तो हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो 6CO2 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, तो कुल मिला के एनर्जी तो हमें ये आ गया, ठीक है। अब इसमें जरूरत किसकी थी ग्लूकोज के ब्रेक के लिए, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है इसको। और ये किस प्रकार का रिएक्शन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक। याद रखेंगे इस बात। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके थ्रू जो है ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी मिलती है, शरीर इस एनर्जी का उपयोग करता है। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। 68 का करेक्ट आंसर ए। 69 देखिए, गाय भेड़ जुगाली क्यों करते हैं। गाय और भेड़ जो है जुगाली क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल हम लोग क्या समझा जाता है कि जब जानवर वगैरह खाना खाता है तो पहले वो गिन लेता है उसको। एक्चुअली उसके खाने में होता क्या है, वो घास जो खाता है उसको, उसमें होता है एक्चुअली में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज के पाचन यानी डाइजेशन के लिए मानव शरीर में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया, नहीं होता है, ठीक। ये ध्यान रखिए। अब ये जो सेल्यूलोज है इसको पचाना है उसको, तो सेल्यूलोज को वो जानवर क्या करेगा, जब उसको चबाना शुरू करेगा तो उसको कन्वर्ट करता है वो सेल्यूलोज को कार्बोनिक एसिड में, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में। इसीलिए वो क्या करता है कि इसको, घास को या कोई चीज ऐसी होगी जो उसको चबाता है सेल्यूलोज को। तो सेल्यूलोज कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, सेल्यूलोज कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। करेक्ट आंसर हुआ सी। ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए वो जो है इसको चबाते हैं। तो 69 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया सी, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, सेल्यूलोज जो है इसके पाचन के लिए मानव शरीर में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई नहीं पाया जाता है। एक बात और इसमें ध्यान रखिए, रेयॉन जो कि एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ये सेल्यूलोज का ही बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, बना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या, रेयॉन किसका बना होगा, सेल्यूलोज का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। वह अंग जो कि शिराओं से रक्त लेता है, शिरा, वेन से ब्लड लिया, एंड सेंड इट टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू आर्टरीज, और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है। हार्ट की पंपिंग है, ठीक है, हृदय के द्वारा इस काम को पंप किया जाता है, और पंप करने के कारण से ही ब्लड जो है 24 घंटे हमारे शरीर में रोटेट होते रहता है। तो करेक्ट आंसर 70 का निकल के आया क्या, हार्ट।
हार्ट के द्वारा ये क्या होता है, ये पंपिंग होती है। ठीक है, 70 का करेक्ट आंसर आया इसमें से ए जो है 70 का करेक्ट आंसर। तो आज का जो डिस्कशन है इसको हम यहीं रहने देते हैं, आज खत्म हुआ ये। अगले क्लास में फिर मिलते हैं संडे को, तो फिर एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।